गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की जैसे कि आपको टाइटल से और ये क्या बोलते हैं इसको बोर्ड से भी आपको दिख ही रहा होगा, पेनल्टी चार्ट इंटर लॉ। ओके, मैं इंटर लॉ के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ पेनल्टी चार्ट। ये क्या है, कैसे है, पूरा अभी एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखो आप, ये रहे पेनल्टी चार्ट, 12 pages. As you can see on the board, there are 12 pages. Now in inter syllabus penalty and punishments हमेशा ही स्टूडेंट को टफ लगता है और टफ है भी, बिकॉज लॉ मेकर्स जिन्होंने भी पार्लियामेंट में लॉ बनाया उन्होंने कोई भी ऐसा मेमोरेंडम या कुछ भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि व्हाट इज़ द लॉजिक behind a particular penalty. There are so many sections in a particular statute. अब हर सेक्शन में लॉ में अलग 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 पेनल्टीज डाली हुई हैं और हम लोग को 10% लॉजिक तो समझ में आता है, पर 90% लॉजिक कि वो पेनल्टी का अमाउंट उतना क्यों है या इम्प्रिजनमेंट उतना क्यों है, हाउ मेनी ईयर्स और मंथ्स वॉट एवर इट इज़, वो क्यों है, उसका कोई लॉजिक अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पर लॉजिक अवेलेबल नहीं होता उसको याद करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। क्या पेनल्टीज़ हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है? यस। पहले भी ऐसा हुआ है कि लॉ के पेपर्स में 4 मार्क्स के पेनल्टीज़ आए हुए हैं और अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा हैं पेपर के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो पनिशमेंट पूछ सकता है। तो पनिशमेंट अपने को प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वी हैव टू प्रिपेयर। पर कैसे प्रिपेयर करें? पहली बात तो इस पनिशमेंट्स वगैरह को याद करने के लिए कोई भी जिंगल या निमोनिक हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे पनिशमेंट्स हैं कि छोटे मोटे चीज़ के लिए अगर कोई निमोनिक या जिंगल होता है तो फिर भी हेल्प हो जाता है, पर इतना सारा कि कैसे याद हो, ऊपर से नंबर्स भी है, ऑफेंसेस भी है, सब कुछ है। तो इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये भी आपके सामने डिस्कशन चल रहा है। ये देखो, ये रहे 12 पेजेस। ठीक है, मैं अभी एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। हर जगह लेफ्ट साइड में आप देखोगे सेक्शन और ऑफेंस लिखा हुआ है और राइट साइड में पनिशमेंट लिखा हुआ है। नाउ इन इंटर लॉ देर आर 2 पार्ट्स। एक तरफ होता है कंपनी लॉ। इन कंपनी लॉ वी हैव सेक्शन नंबर 1 to 148 जो कि इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से लेके ऑडिट चैप्टर तक है, एंड देर आर अदर लॉज। ठीक है, अदर लॉज में पनिशमेंट बहुत ही ना के बराबर है। जैसे 4 चैप्टर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पनिशमेंट्स नहीं है, पूछते नहीं है। नेगोशिएबल में पूछते हैं। नेगोशिएबल में एक पनिशमेंट है बाउंसिंग ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन नंबर 138, वो पूछते हैं। इंटरप्रिटेशन तो वैसा चैप्टर ही नहीं है कि उसमें कोई पनिशमेंट लिखा हो, या जनरल क्लॉज में भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो पनिशमेंट कंपनी लॉ में ही है मेजॉरिटी, और थोड़ा बहुत है अदर लॉज में, ये पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक बार पहले लुक्स देख लो। 11 पेजेस आउट ऑफ द 12 पेजेस, 11 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ के सेक्शन वाइज अरेंज करके सारे पेनल्टीज दिए हुए, और फिर लास्ट में इन द 12th पेज, ये 12th पेज है, यहाँ पे अदर लॉस का पेनल्टी, जो कि बेसिकली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में से होता है, सेक्शन 138 बाउंसिंग ऑफ चेक, उसी का पनिशमेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे इसको पढ़ें, क्या तरीका होगा, सुनो। मैंने ना सारा जो पेनल्टीज़ है सेक्शन नंबर वाइज अरेंज किया ऑर्डर से। जैसे सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 आता है, फिर 7 है, इनकॉर्पोरेशन एंड लाइक दैट। लेकिन क्या है कि इफ़ यू लुक एट माई नोट्स, ये रहे नोट्स, सबसे टॉप में जो पनिशमेंट मैंने दिया है वो है ये वाला 447, 447 सेक्शन कॉमन पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये मैंने टॉप में डाला है, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। इन कंपनी लॉ देयर वाज वन वेरी नाइस थिंग कि फ्रॉड के लिए अलग अलग सेक्शंस में फ्रॉड होते हैं। ओके, देयर आर मेनी केसेस वेयर फ्रॉड ऑफेंसेस हैव बीन पिन्ड डाउन इन सेवरल सेक्शंस, but one good thing is that they have not prescribed separate punishment for fraud in each and every section. Rather than that, whenever there is a fraud, uska pura punishment they have detailed down in section number 447, and thereafter from section number 1 till end, in any section, कोई भी section में, if you have an offense which is fraudulent, तो वहाँ पे straight away they will say that the officers and the company is liable under 447. तो मतलब
पहले तो 447 में इन्होंने फ्रॉड का पनिशमेंट बता दिया, और फिर थ्रू आउट कंपनी लॉ जहाँ जहाँ किसी भी सेक्शन में अगर फ्रॉड का ऑफेंस हुआ है तो उसमें पनिशमेंट वही 447 वाला ही डाल दिया है, ठीक है। तो मुझे 447 टॉप में इसलिए रखना पड़ा बिकॉज इन योर सिलेबस, इंटर सिलेबस, देयर आर मेनी सेक्शंस जिसमें पनिशमेंट 447 का है। टू स्टार्ट विथ, या आप देखो सेक्शन नंबर 7 सबको पता होता है। सेक्शन नंबर 7 किसका? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये जमा किया है या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम लोग स्पाइस प्लस फॉर्म जमा करते हैं ना, तो उसमें आपने गलत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको सजा जो मिलेगी वो है 447। लुक एट द बोर्ड, ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन, और अंदर बोला हुआ है कि फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस करोगे तो सजा है 447। बस 447 बोल के छोड़ दिया, एंड दे हैव नॉट डिस्क्राइब्ड व्हाट इज द एग्जैक्ट पनिशमेंट इन 447। तो सेक्शन 7 में ऐसा है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस चैप्टर होता है ना, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में तो लाइन्स है, सेक्शन 34, 36, 38 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 36 पर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पीपल टू इन्वेस्ट मनी इन योर कंपनी, फिर सेक्शन नंबर 38 पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन वाइल अप्लाइंग इन एन IPO। इन सारे सेक्शंस में पनिशमेंट वही बोल दिया 447। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज पर्टिनेंट कि मैं 447 को टॉप में लिख दूं ताकि कोई झमेला नहीं रहे। दैट इज वाई 447 टॉप में है, अदरवाइज सारे पनिशमेंट्स सेक्शन नंबर वाइज ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा 447 को बता देता हूं, उसके थ्रू क्या होगा कि एक बार तुमको मेरे पनिशमेंट के पढ़ाने की पैटर्न से ओरिएंटेशन मिल जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जब मैं अभी मतलब आई विल टेक 5 मिनट्स में मैं समझा दूंगा ये, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर पेनल्टीज। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है ना कि सर हाउ डू आई प्रिपेयर पेनल्टी, उसका तरीका बताओ, याद नहीं हो रहा, क्या करें? तो वो तरीका भी मैं बताऊंगा। एक बार पहले यू गेट अक्वेंटेड टू माई पनिशमेंट रीडिंग मेथड, मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे 447 है, 447 फ्रॉड को लेके इसमें 2 पार्ट्स है, मैंने उनको एक नाम दे दिया है। फर्स्ट बॉक्स को मैं बोलता हूँ मेगा 447, सेकेंड को मैं बोलता हूँ मिनी 447। दिख रहा है आपको? मेगा मिनी, ये देखो मेगा, ये रहा मिनी। यू कैन नॉट राइट द वर्ड मेगा और मिनी इन एग्जामिनेशन। आप एग्जाम में नहीं लिख सकते मेगा मिनी, वो मैंने क्लास में पढ़ाने के लिए और तुम लोग जब अपने मन में सोचोगे उसके लिए वो वर्ड बनाया है, ठीक है। एग्जाम में डोंट राइट मेगा मिनी, वो काट के 0 कर देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेगा 447 इज द मोस्ट कॉमन पनिशमेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगा एंड फाइन भी होगा। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल में डाल देना, और एक फाइन मतलब होता है मॉनेटरी पेनल्टी देना। मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इंडियन पीनल कोड के अंदर पहले 3 तरह की सज़ाएं होती थी। एक तो आपका होता था ये मॉनेटरी पेनल्टीज, फिर होता था इम्प्रिजनमेंट, और फिर होता था ट्रांसपोर्टेशन पनिशमेंट। तुम लोग कहीं भी आज के दिन देखते नहीं हो अपने सिलेबस में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता था काला पानी। काला पानी मतलब क्या होता था? तुमको मालूम है इंडिया का मैप, ट्रायंगुलर पार्ट, ठीक है, और फिर इधर जाके दूर देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एकदम दूर है, एकदम दूर, बे ऑफ बंगाल से में एकदम दूर जाके कहीं है अंडमान निकोबार आइलैंड। आज तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक ट्रैवल एंड टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना हुआ है, परंतु किसी समय वो प्रिजनर्स लोग को, जो स्पेशली इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स लोग होते थे, जो लड़ाई करते थे देश की आज़ादी के लिए, उनको वहाँ पे भेज देते थे वो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड में सड़ने के लिए, बिकॉज वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, एंड वहाँ पे इतना ट्रॉमेटाइज किया जाता था उनको कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। दैट वाज अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा मतलब होती थी कि इसको देश से निकाल के हम लोग काला पानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज दें, वो होता था। तो वो आज के दिन आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट कम्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट में भी ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होता है रिगरस। फिल्मों में जो इम्प्रिजनमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो या विलेन जो भी है जेल के अंदर बंद है और पत्थर तोड़ रहा है वगैरह, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जहाँ पर आपको जेल में रख के आपसे फिजिकल लेबर करवाया जाएगा, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब वो चाहे पत्थर तोड़ना हो चाहे कोई भी तरह का फिजिकल लेबर हो। और दूसरी तरफ होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब सिर्फ आपको जेल में रखेंगे, आपसे कोई अलग से फिजिकल लेबर नहीं कराया जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग के सिलेबस में रिगोरस, मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, फाइनल की नहीं कर रहा। इंटर के सिलेबस में कहीं पर भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट नहीं है, हर जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। अगर इंटर के सिलेबस में कहीं पर भी लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट, हाईलाइट कर रहा हूँ,
जैसे इम्प्रिजनमेंट लिखा है तो कुछ नहीं बोला मैंने सर, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे पनिशमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होता है, कुछ में होता है सिर्फ फाइन, कुछ में होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और कुछ में होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। फ्रॉड में होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एंड पेनल्टी, देख लो, मतलब जेल भी जाओगे एंड पेनल्टी भी देना पड़ेगा, दोनों होगा, बिकॉज तुमने गलत बहुत ज़्यादा किया है। तो इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने से लेके 10 साल तक। अगर आपके फ्रॉड से जनता अफेक्टेड हुई है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई फ्रॉड हुआ है, तो मिनिमम जेल 3 साल का होगा। दैट इज वाई देखो मैंने लिखा है 6 months / 3 years। तो ऐसे तो मिनिमम जेल इज 6 months, पर अगर पब्लिक इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू योर फ्रॉड देन 3 years मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना है 10 years है, ठीक है। एंड पेनल्टी कितना होता है, आपने जितने अमाउंट का फ्रॉड किया है उतना से लेके 3 times, इसको हम लोग बोलते हैं 100% से लेके 300%। मतलब सपोज किसी ने 6 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो 6 करोड़ से लेके 3 गुना 18 करोड़, तो पेनल्टी कितना होगा, 6 करोड़ से 18 करोड़। तो ये है फ्रॉड की सज़ा। अगर किसी भी जगह पनिशमेंट में बीच में एंड होता है, एंड AND जैसे दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि अदालत के सामने जाके ऐसे सॉरी बोलेंगे तो माफ़ कर देगा, वो सज़ा जो है वो देगा ही, तो आपकी सज़ा कम नहीं होगी, आपको सॉरी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मैटर वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये होता है एंड, नॉन कंपाउंडेबल। अगर इन दोनों के बीच में एंड के बजाय लिखा होता और, OR और, तो इसका मतलब है इट इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 441, ठीक है। 441 एक अलग सेक्शन होता है कंपाउंडिंग का, कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है, जब OR लिखा हुआ रहता है तो आप अगर अथॉरिटी को बोल दो, सरकार को बोल दो कि सॉरी मेरे से गलती हो गया, तो वो लोग पता कितना फ़ायदा करेंगे, जेल हटा देंगे, क्योंकि लिखा है ना जेल और पेनल्टी, तो जेल हटा देंगे, पेनल्टी लगाएंगे, ऊपर से पेनल्टी को भी कम कर देंगे। अगर आप अपनी गलती मान लेते हो तो एक तो जेल नहीं लगेगा और पेनल्टी भी कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कंपाउंडिंग, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कंपाउंडिंग, ठीक है। ये होता है, तुम भी आर्टिकलशिप में ये सब देखोगे। फिलहाल यहाँ पर OR और नहीं, यहाँ पे क्या है एंड, मतलब दोनों झेलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है ये पूरी चीज़, ठीक है। अब मिनी को देखो, मिनी 447 क्या है, ये छोटे फ्रॉड्स के लिए आया था। यहाँ पे देयर आर ट्विन कंडीशंस। यहाँ पर ट्विन कंडीशंस है, एक तो आपके फ्रॉड का अमाउंट बहुत छोटा है एंड दूसरा पब्लिक अफेक्टेड नहीं हो रही है। एक तो आपके फ्रॉड का अमाउंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा। फ्रॉड का अमाउंट कितना है, देखो जैसा मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, लोअर ऑफ 10 लाख रुपीस और 1% ऑफ द टर्नओवर, इन दोनों में से लोअर फिगर। तो मतलब किसी भी हाल में आपका फ्रॉड 10 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोअर ऑफ 10 लाख और 1% बोला है। थोड़ा सा अपना मैथ्स लगाओ, फिक्स्ड अमाउंट वेरिएबल अमाउंट, 10 लाख इज फिक्स्ड अमाउंट, 1% ऑफ टर्नओवर इज वेरिएबल अमाउंट। जब भी पनिशमेंट में बोला रहता है फिक्स्ड अमाउंट और वेरिएबल अमाउंट में से लोअर, तो इसका मतलब होता है जो फिक्स्ड अमाउंट है ना वो मैक्सिमम है। सोच के खुद देख लो, किसी भी हालत में 10 लाख पार कर पाएगा अगर लोअर ऑफ निकालेंगे तो, क्योंकि लोअर ऑफ में अगर 1% ऑफ टर्नओवर ज़्यादा आ रहा है तो भी 10 लाख आंसर है, और अगर 1% ऑफ टर्नओवर 10 लाख से कम आ रहा है तो वो कम आंसर होगा, तो 10 लाख तो क्रॉस होगा ही नहीं ना। तो अगर आपका फ्रॉड अमाउंट बहुत छोटा है, 10 लाख तक का है, एंड पब्लिक इज नॉट अफेक्टेड, आम जनता अफेक्टेड नहीं हुई है, सर्टेन सेक्टर ऑफ पर्सन्स आर अफेक्टेड, तो उस केस में सज़ा बहुत कम होगी। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट एक डाउट पूछता है कि सर मान लो फ्रॉड का अमाउंट तो छोटा है, 10 लाख से कम का है, परंतु पब्लिक इज गेटिंग अफेक्टेड, तब क्या होगा, तब सर मेगा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, मेगा। आपने 10 लाख से कम का फ्रॉड किया बट पब्लिक इज गेटिंग अफेक्टेड, तो मेगा। क्लियर। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ट्विन कंडीशन में अमाउंट भी छोटा है एंड पब्लिक इज नॉट अफेक्टेड, तब आपकी सज़ा कम है। तो सर सज़ा कितनी, ये देखो 5 साल तक का जेल, और अब की बार क्या आया, और पेनल्टी अप टू 50 लाख और बोथ। तो अब तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि और है बीच में, एंड नहीं है। और होने का मतलब है कि इसको कंपाउंड कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाके सॉरी बोलोगे तो कम हो जाएगा। क्या क्या फ़ायदा होगा अगर सॉरी बोल दिया जाता है, तो एक तो इम्प्रिजनमेंट जो है ना, जेल, वो हटा देंगे, उसके बदले पेनल्टी, और पेनल्टी भी मैक्सिमम 50 लाख है, जज उसको कम कर देगा, 50 लाख भी नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि और लिखा है बीच में।
मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ तुमको, ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं सब समझाऊंगा, बस सुन लो प्लीज़। इससे तुम लोग को पनिशमेंट पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा कि पनिशमेंट्स को रीड कैसे करते हैं। क्योंकि जो कानून की बुक्स होती है उसमें इस तरह से पनिशमेंट सजा के लिखा हुआ नहीं रहता। मैंने जैसे सारे पनिशमेंट्स को इस तरह से पूरा टेबल 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 के अंदर टेबल टेबल के अंदर टेबल लगा के सजा के लिख दिया है ना, ऑन कंपनी, ऑन ऑफिसर डिफॉल्ट, इस तरह से, और फिगर्स वगैरह में प्रॉपर्टी सजा के, इस तरह से कानून की किताबों में होता नहीं है, तो पढ़ना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैं वही तुमको पेनल्टी पढ़ने का जो एक तरीका होता है वो तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है? छोटी छोटी बात है, 2-3 सुन लो एक बार मेरे से, पूरा समझ में आएगा। जैसे इसको आप गौर से देखो, एक स्टूडेंट को ये डाउट रहेगा कि सर इन्होंने तो एक रेंज बता दिया, जेल में भी डालना है तो एक रेंज है 6 महीने से लेकर 10 साल, पेनल्टी भी तो एक रेंज है इतना से लेके इतना, तो सर हमको क्या पता चलेगा कि इस आदमी को कितना सज़ा मिलना चाहिए? पहली बात तो एग्ज़ाम में तुमसे कोई नहीं बोलेगा कि तुम उस आदमी को जाके सजा दो और तुमसे पूछेंगे बताओ कितना होगा, नहीं, हमें वही पनिशमेंट लिखना पड़ेगा जो कानून में लिखा है। तो कानून में अगर रेंज दिया है तो हम भी एग्जाम में रेंज लिख के आएंगे, पर रियल वर्ल्ड में जो जज होता है ना वो डिसाइड करता है, ठीक है? किसी भी पेनल्टी में आप देखोगे कि एक रेंज रहेगा, नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट लिखा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जज उतनी ही सज़ा सुनाता है, जज कम भी करता है। जब वो लोग केस को सुनते हैं तो केस में बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, देखा जाता है कि ये जो गलती हुई है जानबूझ के हुई है, अनजाने में हुई है, किस तरह से हुई है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया लगाया जाता है कि गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से किया है कि मतलब अनजाने में भूल हुआ है। फिर ये देखेंगे कितनी बार रिपीट किया है, ऑफेंस का ग्रेविटी कितना है, विक्टिम्स कितने हैं, विक्टिम्स को कितना चोट पहुंचा है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड बाय द जज जब वो सज़ा सुनाता है। तो तुमको एग्जाम में जज नहीं बनना है, तुमको जो यहाँ किताब में लिखा है वही लिख के आना है, पर रियल लाइफ में एग्जैक्ट जेल कितना होगा, 6 महीने से 10 साल के पीछे एग्जैक्ट जेल कितना होगा वो कौन बताता है सर? वो जज बताता है। मामले की सुनवाई करते वक्त मामले में सारे फैक्ट्स को देखते हुए जज बताता है। पेनल्टी सर कितनी लगी वो जज बताता है, ठीक है? अच्छा, अब इधर देखो आप, यहाँ सज़ा क्या लिखी है मिनी में, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 साल और फाइन 50 लाख तक और बोथ। तो अभी क्या है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये और तो ठीक है, मेरे को ये बोथ का बहुत दिक्कत हो रहा है। हर जगह मैं जहाँ देखता हूँ ना ये और के साथ ये लोग बोथ डाल देते हैं। बोथ मतलब क्या होता है? सुनो जी, अभी मैंने कंपाउंडिंग सिखाया आपको। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको नोटिस आया सरकार की तरफ से आपकी गलती हुई है तो आप अगर उसको एडमिट कर लेते हो तो वो लोग आपकी सज़ा को कम कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो आपने कोई एक ऑफेंस किया, यू डिड एन ऑफेंस, और आपने कंपाउंडिंग भी करवा लिया, कोर्ट ने आपका सज़ा कम भी कर दिया, बट विदिन 3 ईयर्स सेम ऑफेंस आपने रिपीट कर दिया, सेम या सिमिलर ऑफेंस आपने रिपीट कर दिया, तो बार बार गलती करोगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगा। अगर यही ऑफेंस आपने दोबारा कर दिया 3 साल के अंदर तो अब इम्प्रिजनमेंट फाइन के बीच में और नहीं होगा, अब वो बन जाएगा एंड, इट विल बिकम एंड। मतलब आपने छोटे अमाउंट का फ्रॉड किया था तो पहली बार तो माफ़ी हो गई थी, जज ने आपको 25 लाख रुपया पेनल्टी बोल के छोड़ दिया था। 3 साल में आपने फिर से वही रिपीट किया, तो अब आपको दोनों का मिक्सचर, मतलब 5 साल तक का जेल एंड पेनल्टी अप टू 50 लाख, वो बोथ हो जाएगा। फिर वो बीच में और हट जाएगा, इट विल बिकम बोथ। दैट इज द फंडा बिहाइंड बोथ। अभी बोथ समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज़ और मुझे बताना चाहता हूँ मैं, तुम लोग पढ़ते हो शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा कभी, देख लो। जैसे सपोज लुक एट दिस पर्टिकुलर पेनल्टी बॉक्स, ओके। यहाँ पे फाइन में आप क्या देख रहे हो, लिखा हुआ फाइन 50,000। इसका मतलब ये नहीं होता कि फाइन ऑफ 50,000, इसका मतलब होता है फाइन अप टू 50,000। फाइन अप टू 50,000, अप टू का मतलब है मैक्सिमम 50,000, जज इससे कम की सज़ा भी दे सकता है, ठीक है? तो मैक्सिमम जगह कंपनी लॉ में आपको पेनल्टी ऐसे ही मिलेगा, फाइन लेस देन इक्वल टू, मतलब जो फिगर है वो मैक्सिमम है, ठीक है? परंतु इक्के दुक्के जगह पे आपको मिलेगा पेनल्टी ऑफ। जब वो लोग बोलेंगे ना पेनल्टी ऑफ, उसका मतलब जितना अमाउंट है उतना अमाउंट, जज उसको कम नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये हुए पनिशमेंट्स वगैरह को पढ़ने का एक टोन, ठीक है? अच्छा, ये पनिशमेंट बॉक्स में देखो लिखा है कंपनी पे इतना पनिशमेंट और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उन पे उतना पनिशमेंट, दिख रहा है? तो ये अलग अलग रहता है हर जगह, ठीक है? कई जगह सिर्फ एक ही होता है, ऐसा भी है। जैसे नीचे देखो ना, सिर्फ ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। तो पनिशमेंट्स पढ़ते कैसे वो, दैट इज ओके। अब
जैसा कि ये मैक्सिमम तो कंपनी लॉ का है, एक नेगो का है, लास्ट में वो बाउंसिंग ऑफ चेक का, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इंपॉर्टेंट सर, इसको याद कैसे करें? देखो, इसको याद करने के लिए कोई मंत्रा वगैरह नहीं है। आई हैव टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग इट सेल्फ, द लॉ मेकर्स हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी पर्टिकुलर मेथडोलॉजी और एनी लॉजिक और रीजन, मतलब ड्यू टू विच दे हैव अराइव्ड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। किस बेसिस पे जेल का टाइम या पेनल्टी का वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन किया, कहीं लॉजिक नहीं है। और जो चीज़ में लॉजिक नहीं होता ना, वो याद करना पॉसिबल नहीं है। और इतने सारे हैं कि इसका हम क्या निमोनिक या जिंगल बनाएं। तो मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ इसको प्रिपेयर करने का, ठीक है? नेगो में तो एक छोटा सा पनिशमेंट है, वही लिखा हुआ है। आपको ये रीड करना है 2 बार, रट्टा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ रट्टा नहीं कर पाओगे, खाली मेरी बात को सुनो। 2 बार रीड करना है। कब कब? फर्स्ट रीडिंग, जब लॉ पूरा एक बार प्रिपेयर हो जाता है, क्लासेस खत्म हो जाती है तब, या फिर जब आप घर पे रिवीजन कर लेते हो उसके बाद, दैट इज योर फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग जब ये करोगे ना 12 पेजेस का, ये पूरे 12 पेजेस का, तो जितना भी तुमने लॉ पूरा रिवाइज या पढ़ा होगा, सारा का सारा पनिशमेंट तुम 12 पेज ये पढ़ने बैठोगे, ठीक है? लॉ पढ़ने के बाद पढ़ना, डायरेक्टली ऐसे पढ़ने मत बैठ जाना, वरना फायदा नहीं होगा। बिकॉज पेनल्टी के साथ आपको वो सेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। बिना सेक्शन का नॉलेज के आप ये पेनल्टी नहीं कर सकते। अरे पेनल्टी किस लिए लग रहा है? बिकॉज यू हैव कमिटेड सम ऑफेंस अंडर सम सेक्शन। जैसे आज यही देखो ना, कोई भी चीज़, इसी को ले लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने CSR का ऑफेंस किया है, तब तो जाके आपको वो लग रहा है ना पनिशमेंट, तो आपको वो ऑफेंस मालूम होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले यू रीड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, प्रिपरेशन के बाद एक बार रीडिंग मार लो इस 12 पन्ने का पेनल्टी चार्ट, पूरा तुम्हारे माइंड में आ जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा कि यार हाँ इतना इतना पेनल्टी यहाँ है, ऐसे ऐसे तुम्हारे माइंड में चला जाएगा वो स्टोर अंदर। उसके बाद जस्ट लीव इट। एग्जाम डे होगा, एग्जाम डे हम लोग का माइंड रॉकेट चलता है, एकदम रॉकेट। बिकॉज वो एक होता है ना फाइट और फ्लाइट वाला मोड में हम लोग की बॉडी और माइंड चला जाता है। उस वक्त तुम एकदम यू स्टार्ट गल्पिंग इन्फॉर्मेशन। तो उस दिन 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक एग्जाम का विंडो होता है, 2 से 5। तो उसी दिन तुम ये 12 पन्ने उठाओ और फुल कॉन्सेंट्रेशन से अपना एक रीडिंग दे दो, तुम देखोगे ऑटोमेटिक याद हो गया। दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। डोंट ट्राई टू गो फॉर रट्टा, ये ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। अगर कोई इसको याद करेगा तो वो एक दिन में भूल जाएगा मैक्सिमम, उसको कुछ फ्यू आवर्स तक ही और शी विल रिमेंबर कि एग्जाम में जाके लिख सके, उसके बाद नहीं रहता याद। ये चीज़ ही ऐसी है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ 2 बार रीड करना है, रट्टा नहीं करने का एफर्ट दो, खाली रीड मारो। एक बार अपना पढ़ने के बाद रीड मारना, और फिर एक बार एग्जाम डे में। एग्जाम डे में जब रीड मारोगे ना 12 पन्ना पूरा एकदम याद रह जाएगा, कुछ घंटे तक याद रहेगा। एग्जाम में जाके आया तो लिख दिए और देन सो कि खत्म। दैट इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर पेनल्टीज। मैं भी अगर चाहूँ याद करना तो मैं भी याद करूँगा, तो मुझे भी कुछ समय तक याद रहेगा। मेरा रिटेंशन ऑब्वियसली तुमसे ज़्यादा होगा, परंतु मतलब कुछ समय तक। ये मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं याद कर लूँगा तो मुझे इन्फिनिटी तक याद हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो दिस वाज द एंटायर पेनल्टी टैबुलर चार्ट जो आपके सामने है, पूरा का पूरा ये रहा। सारे ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ वगैरह सब बताए हुए हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है? पढ़ाई करने के बाद इसको देखोगे तो फ़ायदा है। इसको मैं पूरा एक एक सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करूँगा तो वो सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो सेक्शन पूरा तुमको पढ़ना पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा, वरना ऐसे फटाफट बोल दूंगा तो कोई आनी जानी नहीं है, ठीक है? तो आई होप इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ऐसा ही फाइनल के लिए भी प्रिपेयर करूँगा। फाइनल का और भी रिगरस होगा इससे ज़्यादा, क्योंकि फाइनल में ना जैसे तुम लोग के अदर लॉस में पेनल्टीज़ बहुत कम है, नेगोशिएबल में था, बट फाइनल में इकोनॉमिक लॉस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ लॉज आते हैं। सेबी के लॉज हैं, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उन सब में बहुत हो जाता है। तो वो सब भी मुझे पढ़ना है। इट विल टेक टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर। ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। तुम देखोगे मेरा कोई भी वीडियो आता है तो मैं उसके नोट्स वगैरह बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, उसका लिंक भी दे देता हूँ कि तुमको नोट्स भी साथ में रहे। आई बिलीव इन द पावर ऑफ दिस नोट्स, तो वो साथ में तुम्हारे रहता है। तो फाइनल का एक्चुअली बनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा,
पर वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई विल डू दैट। ओके, ये सबके लिए हेल्पफुल है, जो भी किसी भी कोर्स के स्टूडेंट है, इंटर वालों के लिए ये पूरा रेंज है। ओके, थैंक यू।